नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान लगातार विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर खुद सभी निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर कमिश्नरेट में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करी। इस बैठक में गोरखपुर मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी ने बैठक के दौरान कई अधिकारियों को फटकार लगाई है और सभी से विकास कार्यों के तहत जवाब तलब भी किया है। जो करप्शन है उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। हम लोग इसी सख्त कार्रवाई करेंगे और उनकी जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। सर 3 घंटे तक बैठक करीब चली, क्या रहा? किसी किस में नाराजगी सीएम साहब की रही? नहीं, क्योंकि चारों जिले का पहले जिलाधिकारियों का प्रेजेंटेशन, उसके बाद कप्तान का प्रेजेंटेशन की वजह से और माननीय जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी समन्वय रखने के लिए उनके माध्यम से भी जो कठिनाई महसूस हो रही थी और उनके दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात हुआ है। वहीं अब सुरक्षा को देखते हुए यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में हाई अलर्ट जारी हुआ है, तो वहीं यूपी के सभी जिलों में अभी पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर बवाल के बाद यूपी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की घटना के बाद से गोरखपुर में भी सिक्योरिटी टाइट है। आपको बता दें, कल यूपी में भी कई धार्मिक यात्राएं निकलने वाली हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी जोन के डीसीपी, सभी एडीसीपी के नेतृत्व में सभी एसीपी और थाना प्रभारी की ओर से पुलिस बल के साथ साथ अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील पैदल मार्च करने के निर्देश हैं। इसी के साथ मेट्रो स्टेशन, मॉल, मार्केट, सराफा बाजार, भीड़भाड़ वाले जगहों पर, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में जुलूस मांगो हिस्ट्री शीटर पर गहनता के साथ पेट्रोलिंग करते हुए दृष्टिगत रखने के निर्देश हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, रायबरेली, बांदा और हमीरपुर की, जहां पर पुलिस की तरफ से लगातार पुलिसिंग की जा रही है, गश्त की जा रही है, मार्च भी निकाला जा रहा है। में घटना हुई है। शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाजियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। और चलिए राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नमामि गंगे की परियोजना का शुभारंभ किया और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दी। हम सब इस बारे में जानते हैं, मां गंगा के बारे में योजनाएं पहले भी बनती थी। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, कार्य प्रारंभ भी हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। जो उस समय के 4 राज्य गंगा से जुड़े हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य थे, जिसमें झारखंड और उत्तराखंड बाद में बना 5 राज्य
इस अभियान के साथ जुड़े, लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। आपके सामने यहां पे उदाहरण हो सकता आया हो, ये 250 किलोमीटर का जो मां गंगा का लंबा प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इसका सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर में ऐसी स्थिति थी कि गंगा के जल में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे और सीसामऊ नाला से तो प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था और ये लगभग 100 वर्षों से गिर रहा था। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के बाद आज कानपुर में जो सीवर पॉइंट था सीसामऊ का, वह एक सेल्फी पॉइंट बना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं वहां पर आकर के इस कार्य की सराहना भी की। आज वहां एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता है, जलीय जीव फिर से वहां पुनर्जीवित हो गए हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ के पीछे की सफलता के पीछे की कहानी भी यही है कि 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ था तो प्रयागराज के कुंभ के पीछे हम लोगों ने जो सबसे पहले उद्देश्य रखे थे स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का, गंगा की अविरलता और निर्मलता और गंगा और उसकी सहायक 10 नदियों पर भी हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया था। आपने देखा होगा दशकों बाद प्रयागराज कुंभ में अविरल और निर्मल जल पूज्य संतों को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हुआ था और देखते ही देखते अपने गांव को हमेशा के लिए छोड़ देना कोई छोटा दर्द नहीं होता। गांव के मेले, यहां गांव वालों ने अपनों के साथ बिताए हुए पल और इसी गांव में जन्मे लोग गांव को छोड़ते समय किसी तरह से भावुक होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अन्य राज्यों को रोशन करने के लिए जल समाधि लेने वाला लोहारी गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन कई पीढ़ियों से इस गांव में पैदा होने से लेकर बुजुर्ग हो चुके लोग खुद रोशनी और पुनर्वास के इंतजार में हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर से महज 70 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना के लिए लोहारी गांव को विस्थापित किया गया है। कभी ग्रामीणों से गुलजार रहने वाला लोहारी गांव हमेशा के लिए बांध की झील में जलमग्न हो गया है। झील का पानी ग्रामीणों के घरों के बाद अब खेतों तक भी पहुंच गया है। ग्रामवासियों को 48 घंटे का नोटिस देकर गांव खाली कराने की बात कही गई, जिसके बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने पानी की मात्रा बढ़ाते हुए झील को भरना शुरू कर दिया। देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है तो बिजली 2 दिन तो हम पूरा अंधेरे में रहे हैं, 2 दिन तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो व्यवस्थाएं की गई है वो ग्रामीणों द्वारा खुद की गई है।
जो बिजली की व्यवस्था है खुद की गई है, पानी की व्यवस्था खुद की गई है, शौचालय की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कोई मतलब 1-8 तो शौचालय हैं, उसमें भी मतलब जो महिलाएं हमारी वो जाती हैं शौच के लिए, बाकी जो पुरुष लोग हैं उनको तो बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये सारी अनियमितताएं सरकार की, ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ये नहीं करा पाई, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, पुनर्वास को लेकर सरकार की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने आनंद फानन में हमको 5 तारीख को 48 घंटे का नोटिस छपवा करके हमको तुरंत गांव खाली करने का आदेश जारी कर दिया और हमको तुरंत ही 48 घंटे के अंदर अपना गांव खाली करके शासन प्रशासन ने हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। 40 घंटे का नोटिस दिया और शाम को 7 बजे धारा 40 लगा दी। ये कोई इमरजेंसी तो नहीं है या कहीं युद्ध हो रहा है? युद्ध के लिए जो है इमरजेंसी कोई लैंड को खाली करनी पड़ती है, किसी चीज या हवाई पट्टी के लिए खाली पड़ती है। लोहारी के ग्रामीणों का साफ आरोप है कि सरकार ने जल विद्युत परियोजना के नाम पर विकास का दावा किया, लेकिन वहीं ग्रामीणों को इतना भी समय नहीं दिया कि उनको कहीं शिफ्ट किया जा सके। प्राथमिक विद्यालय की एक छत के नीचे कई परिवार पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यमुना नदी के किनारे बसा लोहारी गांव आज दूसरों को रोशन करने के चलते खुद जलमग्न हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से गांव वालों को केवल 48 घंटे का समय दिया गया गांव को खाली करने के लिए। ना तो उनके पास घर के ऊपर छत बची है और ना ही यहाँ पर कोई शौचालय की व्यवस्था है। लगभग 100 परिवारों का ये गाँव है जो आज गाँव के ही बगल में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो भी अपने प्रयासों से। सरकार की तरफ से बड़ी कार्य योजना थी तो उसको लेकर बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर कहीं पर भी होता नजर नहीं आया है। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। यमुना नदी पर 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड प्रदेश की परियोजना से बिजली भी उपलब्ध होगी, लेकिन इस रोशनी के पीछे एक और कहानी है। कहानी का नाम है लोहारी गांव, जो आज पूरी तरीके से इस परियोजना के पानी में जल समाधि ले चुका है। वहीं क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार में लोहारी गांव के विस्थापन को लेकर कई फैसले सरकार ने लिए, लेकिन बीजेपी ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उत्तराखंड की जनता को बिजली कटौती से निजात मिलेगी, लेकिन इस परियोजना की झील में समाया है लोहारी गांव। साल 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद ये पूरा इलाका बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में शामिल हो गया था। सरकार ने उस समय गाँव वालों को विस्थापित करने के साथ ही कंपनसेशन भी दिया। ऐसे में व्यासी जल विद्युत परियोजना को सबसे पहले जेपी कंपनी ने बनाया, लेकिन साल 1990 में एक पुल के टूटने की वजह से ये डैम फिर से अधर में लटक गया, जिसके बाद एनटीपीसी कंपनी ने इस बांध को बनाने का ठेका लिया। साल 2012 कांग्रेस सरकार आने के बाद ये डैम उत्तराखंड जल विद्युत निगम को ट्रांसफर किया गया। हालांकि इस परियोजना का काम लगभग अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद से ही लोहारी गांव की जनता को शिफ्ट करने की बात चलती रही। इसका जिक्र सरकार की घोषणाओं और कैबिनेट के फैसलों में कई बार सुनाई दिया। देखिए, ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए मैं तो लगातार कहता रहूंगा। जब मैं सरकार में था तो हमने सरकार में रहते हुए ग्रामीणों की समस्या को सुना और उसमें कई समस्याओं का निदान करा, और जमीन के बदले जमीन देने की बात थी तो उसको लिए भी कैबिनेट में जाकर के हमने निर्णय लेने का काम किया। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस सरकार में लोहारी गांव के विस्थापन को लेकर कई फैसले सरकार ने लिए, लेकिन 2017 में सरकार बदलने के साथ ही फैसले भी तब्दील होने लगे और अप्रैल 2022 में प्रशासन ने लोहारी गांव के लोगों को नोटिस दिया कि ये गांव 48 घंटे में खाली कर दिया जाए। हमारी ही सरकार ने लोहारी के लोगों के विस्थापन के लिए जीवनगढ़ के अंदर रेशम विभाग की जो जमीन थी उसे चिन्हित किया और कैबिनेट से भी निर्णय हमने लेने का काम किया। 2017 का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कांग्रेस पराजित हुई, राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार गठन के बाद 2017 की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि जो निर्णय
पूर्ववर्ती सरकार का है लोहारी गांव के परिप्रेक्ष्य में, हम उसको स्थगित करते हैं। इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपने गांव को स्वयं विस्थापित करने का काम करे। व्यासी बांध परियोजना को लेकर ग्रामीण एक दूसरे का दर्द बयां करके सांत्वना देकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। एडीएम शिव कुमार का कहना है कि परियोजना का काम पूरा हो चुका है। चुनावों के चलते ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। अगर चुनाव नहीं होते तो लगभग 4 महीने पहले ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती। ये जो व्यासी परियोजना बन रही है, लगभग पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। मुआवजा मैक्सिमम बांट दिया गया है। आज जो है आज से सभी अपना सामान कल तक का है, उसमें 48 लोगों का अकाउंट नंबर हमें मिला था, सबके खाते में पैसा जा चुका है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ये परियोजना प्रदेश में मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन उन विस्थापितों के दिल का दर्द भी उनके सिवा और कोई बयां नहीं कर सकता। देहरादून से अजीत काम्बोज, नवीन शुक्ला और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड का एक गांव लोहारी, जो अब केवल किस्से कहानियों का हिस्सा बनकर रह गया है। सरकार ने प्रदेश को रोशन करने के लिए बांध का निर्माण किया, लेकिन बांध की झील में इस समय लोहारी गांव के निवासी सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि का इंतजार कर रहे हैं और जो राशि मिली उससे नाखुश भी हैं। एक 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना की झील में 630 मीटर पानी भरा जा चुका है। इसी के साथ परियोजना की टेस्टिंग का काम भी अब तेजी के साथ हो रहा है। लोहारी गांव छोड़ने के बावजूद ग्रामीण झील के किनारे बैठकर उन सुनहरे पलों को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने गांव के पंचायती आंगन, घर, खेत खलिहानों में बिताए होंगे। यमुना नदी की तलहटी में बसे गांव लोहारी में डूबने से पहले चारों तरफ हरियाली और खेती हुआ करती थी। बुजुर्गों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जिस गांव में कई पीढ़ियां पली बड़ी हों, उससे बिछड़ने की पीड़ा वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे। लोहारी गांव के युवाओं का कहना है कि कोई भी सरकार ठीक से लोहारी गांव के दर्द को नहीं समझ पाई। तो मैं सिर्फ 48 घंटे का लिमिट कि आपको 48 घंटे में यहाँ से गांव खाली करना है, तो 48 की जगह में 24 घंटे में अपना गांव खाली करना पड़ा। कोई हमें देखने वाला भी नहीं है सरकार की तरफ से, सीधा सीधा बोलेंगे, क्योंकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। क्योंकि जो बीच में जितने भी, हम तो यही बोलेंगे कि जो बीच में उनको वहाँ तक बात पहुँचा रहा है, वो क्लियरली सरकारों को बात ही नहीं पहुँचा पा रहा है। क्योंकि हम जितनी भी बार वार्ता करने के लिए बोलते हैं कि बड़े स्तर पे हमारी सचिव लेवल पे कहीं बात हो, लेकिन वो बात सीएम सर तक कभी हमारी मीटिंग ही नहीं हो पाई अच्छे से कि हम अपनी बात वहाँ अच्छे से रख सकें। कि जेई तक आया हो, कोई आया हो, ऊपर के लोगों को तो छोड़िए, सब नीचे का भी कोई आदमी नहीं आया है। कुछ दिन पहले गांव वालों की डीएम के साथ मीटिंग थी, हमने उनके सामने रखी है कि हम अपना गांव यहाँ से छोड़ने वाले नहीं है, हमें आप ये नियर बाई में कि हमें शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारी आधी जमीन तो ले ली है, आधी हमारी छोड़ दी है। हमारी सबकी गौशालाएं, कुछ की बची हुई है, कुछ की नहीं है, और उसके लिए हमने खेती खाती जो भी कर रखी है, घास घूस यही कर रखी है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से कहीं और चले जाइए, तो वो नहीं हो सकता। लगभग 18,000 करोड़ की ये परियोजना धरातल पर तो उतर गई, मगर लोहारी का दर्द किसी ने नहीं समझा। सरकार ने मुआवजा बांटने का काम जरूर किया, लेकिन जमीनों की पैमाइश किस तरीके से की गई, उसकी ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं। सरकार को जमीन के बदले जमीन देनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ जमीन अधिग्रहण करते हुए मुआवजा देकर ग्रामीणों को बेघर कर दिया गया। हमारे लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं है, इसलिए खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। राजधानी देहरादून की यमुना नदी पर बनने वाली 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना को लेकर लोहारी गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्था यहां पर बनाई गई है, उससे ग्रामीण जनता सीधे तौर पर नाखुश है। सरकार की तरफ से पुनर्वास को लेकर ना तो कोई कार्य योजना तैयार की गई और ना ही मुआवजे के तौर पर इतनी रकम उनको दी गई है कि जिससे वो अपने को कहीं और स्थापित कर सके। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन रुपेश नेकी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।
सोचिए कितना पीड़ादायक होता है अपनी आंखों के सामने अपनी यादों का डूबते हुए उसको देखना, अपने घर को डूबते हुए देखना, अपनी बचपन की स्मृति को डूबते हुए देखना, अपने बुजुर्गों की स्मृति को डूबते हुए देखना। और क्या वाकई सिर्फ 48 घंटे के अंदर इन स्मृतियों को, इस घर को समेटा जा सकता है? सवाल बहुत बड़ा है और सरकार की कार्यशैली पर भी ये सवाल है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि उसने प्रबंध किया था, मौजूदा सरकार ने स्टे लगा दिया और मौजूदा सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया। जनता टीवी की उन तमाम लोगों से अपील जो हमें सुन रहे हैं, इन विस्थापितों के पास पहुंचिए और इनके दर्द को बांटिए, क्योंकि मनुष्य की भावनाओं को समझने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बस छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।